स्वागत है दोस्तों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। कैसे हैं आप सब साथियों? साथियों उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम स्टार्ट करेंगे लोकतंत्र का जो अपना क्विज जो मैंने दिया था आपको, उसको ज़रा हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? तो दोस्तों आप लोग मेरे इस क्विज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक को मेरे यूट्यूब चैनल और आपका टेलीग्राम चैनल में ऐड कीजिए, ठीक है? ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे-अच्छे, बढ़िया-बढ़िया वीडियो बना सकूँ। ठीक है ना साथियों? तो साथियों आप लोगों को अगर मेरा अच्छा लगता है इस तरह से पढ़ाने का तरीका, तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है ना? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थक नहीं है दोस्तों, ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थक नहीं है दोस्तों? तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपका हैमिल्टन है, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थक है, ठीक है ना? ये आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थक है, हमसे पूछा नहीं है। तो रूसो बिल्कुल रूसो है, ठीक है ना? रूसो तो बिल्कुल चीख-चीख के चिल्ला-चिल्ला के बोलता है। और बंटा द जुबनेल भी है, लेकिन दोस्तों मिल जो है वो प्रतिनिधि सरकार का समर्थक है, ठीक है ना? तो आपका ये सही उत्तर होगा जेएस मिल, ठीक है ना? तो दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, ठीक है ना? आरंभक, प्रत्यावहन है, परिप्रेक्ष्य है और कानून बनाने ठीक है? और उसके बाद क, ख, ग दे रखा है, ठीक है ना? तो क्या बोलते हैं आपका जो सबसे पहला है हमारा आरंभक, क्या है साथियों? आरंभक है, ठीक है ना? तो आरंभक जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि जनता जो है ना? वो आपका किसी विषय पे कोई कानून बनवाना चाहती है ना? तो वो उसका काम क्या होगा? जनता के द्वारा आरंभ किया जाएगा वो कानून, ठीक है ना? तो इसका क्या हो जाएगा? एक का क हो जाएगा साथियों, ठीक है ना? कानून बनाने का आरंभ जनता द्वारा किया जाता है, ठीक है? तो पहले का क हो गया, तो एक का क ये रहा और एक का क ये रहा। अब हमें इसमें ए में, इसमें और इसमें ही देखना है, ठीक है ना? अब उसके बाद आरंभ के बाद क्या है? प्रत्यावहन, ठीक है ना? क्या हो गया? प्रत्यावहन। तो इसमें क्या होता है दोस्तों? प्रत्यावहन के अंदर जनता क्या करती है? अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस बुला लेती है। क्या करती है? अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस बुला लेती है। तो ये क्या है कि आपका ग वाला जो है, ये वाला जो है ना, ये प्रतिनिधियों को वापस बुला लेती है, ठीक है ना? तो ये आपका दो का क्या हो गया? ग हो गया। तो दो में ग ये रहा, ठीक है ना साथियों? ये रहा, ठीक है ना? और फिर क्या हो गया? तीसरा है आपका परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य में ये होता है दोस्तों, संसद कोई कानून बनाती है या सरकार कोई कानून बनाती है, तो जनता से जनमत संग्रह करवा लेती है कि भाई आपको ये कानून कैसा लग रहा है, आपको क्या लगता है इससे फ़ायदा होगा या नहीं होगा, ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? आपका परिप्रेक्ष्य हो गया, ठीक है ना? क्या हो गया? परिप्रेक्ष्य हो गया, ठीक है ना? क्या हो गया? आरंभक के अंदर में क्या करेगी? अब ध्यान से सुनिएगा। आरंभक के अंदर में कोई कानून, अगर जनता कोई कानून बनवाना चाहती है तो वो क्या करेगी? वो उसके ऊपर कोई कानून को लेके, कोई विचार लेके, कुछ लेके और उसमें काफ़ी सारे लोग साइन करके वो गवर्नमेंट को दे देंगे और कहेंगे कि भाई हम ये कानून चाहते हैं, ठीक है? और फिर उसके ऊपर सरकार आगे काम करेगी। प्रत्यावहन में क्या होगा दोस्तों? ये आपका प्रत्यावहन के अंदर में क्या होगा कि प्रतिनिधियों को वापस बुला लिया जाएगा। क्या किया जाएगा? प्रतिनिधियों को वापस बुला लिया जाएगा। अगर वो सही से काम नहीं कर रही है, जनता क्या करेगी? एक निश्चित लोगों का उनको करना होता है, मत देना होता है उस पर, और वो उस तरह से उस प्रक्रिया से बुला लेती है, ठीक है? और परिप्रेक्ष्य जो है उसमें क्या है कि भाई उसमें कोई कानून सरकार बनाती है, लेकिन जनता से क्या करती है? उनकी इच्छा जानती है कि भाई उन्हें ये कानून पसंद है या नहीं है, ठीक है ना? और ये तीनों ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? आपका ये सब जो है आपका वहाँ पे पाया जाता है, आपका स्विट्ज़रलैंड में पाया जाता है, ठीक है ना? उसके बाद आगे बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किसको रूढ़िवादी कहा जा सकता है दोस्तों, ठीक है ना? तो पेरेटो, मोस्का गैसेट और मिशेल हैं, इनमें से किसको
रूढ़िवादी कहा जाएगा दोस्तों? तो इसमें जो है आपके आपके इसमें आएंगे मॉस्का गैसेट। इसके अंदर जो होंगे ना हाँ, इसके अंदर जो मॉस्का है ना, मॉस्का, इनको ये जो है इनको रूढ़िवादी कहा जा सकता है, ठीक है ना? क्यों कहा जा सकता है कि क्या बोलते हैं, क्योंकि ये अभिजन वर्ग जो है ना को शासन में बनाए रखने के लिए ना, मॉस्का कहते हैं कि जो अभिजन वर्ग है ना वो अपने आप को शासन में बनाए रखने के लिए रीति रिवाजों का सहारा लेता है, ठीक है ना? तो जो रीति रिवाजों का सहारा लेता है वो एक प्रकार से रूढ़िवादी कहा जा सकता है, ठीक है ना? तो क्या है, निम्नलिखित में से किसको रूढ़िवादी कहा जा सकता है? यहाँ पे एक भी विचारक रूढ़िवादी नहीं है, लेकिन मॉस्का का ये विचार जो है कि भाई अभिजन वर्ग शासन में बने रहने के लिए रीति रिवाजों का सहारा लेता है, वो उससे ये पता चलता है कि भाई इसको इस विचार के कारण इसको रूढ़िवादी कहा जा सकता है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं साथियों। अभिजनवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत का जन्म किसके खिलाफ हुआ है दोस्तों? ठीक है ना? तो अभिजनवादी लोकतांत्रिक जो आपका सिद्धांत है, इसका जो जन्म हुआ है ना, ये अभिजनवादी लोकतंत्र का जन्म हुआ है पूंजीवाद के खिलाफ नहीं हुआ है, मार्क्सवाद के खिलाफ हुआ है दोस्तों। मार्क्सवाद के खिलाफ हुआ है इसका, ठीक है ना? किसके खिलाफ हुआ है? मार्क्सवाद के खिलाफ हुआ है, ठीक है ना? क्या हुआ है? मार्क्सवाद के खिलाफ होता है, क्योंकि मार्क्सवाद जो चाहता है वो क्या करना चाहता है, वो आपका वो ख़त्म कर देना चाहता है, क्या बोलते हैं आप, जो ये है आपका वर्ग व्यवस्था है ना, उसको ख़त्म कर देना चाहता है मार्क्स, ठीक है ना? वर्ग 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 की बात करता है ना, एक वर्ग ऊंचा होगा एक नीचा होगा, उस वर्ग को ख़त्म करने की बात करता है। लेकिन अभिजन वर्ग जो है ना वो क्या चाहता है कि भाई एक जो अभिजन वर्ग है ना वो बना रहे, क्या वो अभिजन वर्ग बना रहे, ठीक है ना? ऐसा कौन चाहता है? ये चाहता है लोकतंत्र का जो अभिजनवादी जो सिद्धांत है वो ये चाहता है, ठीक है ना? तो इसी वजह से इसका जो सिद्धांत का जो जन्म हुआ है वो मार्क्सवाद के खिलाफ हुआ है, ठीक है ना? निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण का सिद्धांत देता है? तो दोस्तों ये हर कोई जानता है, इसमें कुछ बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये पेरेटो हैं, ठीक है ना? पेरेटो क्या कहते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। पेरेटो कहते हैं कि भाई क्या बोलते हैं, समाज में 2 वर्ग पाए जाते हैं। एक तो आपका क्या होता है, एक तो अभिजन समाज होता है, एक गैर अभिजन समाज होता है, ठीक है ना? क्या होता है, समाज में 2 लोग होते हैं, एक अभिजन वर्ग, एक गैर अभिजन वर्ग। अभिजन वर्ग के पास क्या होता है, बल और चातुर्य होता है, ठीक है ना? और वो इसी के दम पे ना क्या करता है कि खुद शासन में बने रहता है और जनता को शासन से हटा देता है, ठीक है ना? और क्या बोलते हैं, इसमें पेरेटो क्या करता है, सेना पुलिस इनका ना इनकी मदद लेता है, ठीक है ना? और क्या करता है वो, मतलब ना कौटिल्य नीति, मतलब गणितीय अंक जोड़ तोड़ना, मतलब किसी सांसद को खरीद लेना, किसी को निकाल देना, ये सारे काम वो इसके अंदर में करता है, ठीक है ना? और ये कहता है कि भाई अभिजन वर्ग भी ना 2 तरह का होता है, एक तो सत्ताधारी अभिजन, एक गैर सत्ताधारी अभिजन, ठीक है ना? तो ये जो शासन है ना ये इन दोनों के बीच में घूमता रहता है। क्या मतलब, कभी सत्ताधारी के पास जाएगा तो वो दूसरे वाला विपक्ष में आ जाएगा, फिर क्या होगा कि अगले अगले वर्ष विपक्ष के पास चला जाएगा, और फिर ये जो सत्ता वाला है ये विपक्ष में चला जाएगा। तो सत्ता जो है गैर अभिजन वर्ग और अभिजन वर्ग के बीच में घूमेगी, ठीक है ना? उसके पास नहीं जाएगी। गैर सत्ताधारी अभिजन और आपका सत्ताधारी अभिजन के पास रहेगी। गैर अभिजन जो जनता है ना उसके पास नहीं जाएगी, जनता को ये दूर रखते हैं, ठीक है ना? तो पेरेटो परिसंचरण का सिद्धांत किसने दिया? ये आप याद रखना, पेरेटो ने दिया, ठीक है ना? यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं या मिलान करने के लिए भी आ सकता है, ठीक है ना? निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम लोकतंत्र की परिभाषा जनता के द्वारा जनता के लिए शासन दी? तो ये दोस्तों आपके बनियान थे, ठीक है ना? और इसकी अच्छी तरह से व्याख्या और लोकप्रिय किसने किया? तो वो किया अब्राहम लिंकन ने किया दोस्तों, ठीक है ना? लोकतंत्र की परिभाषा जनता द्वारा जनता के लिए शासन, इसको इसको बताने वाले सर्वप्रथम बनियान थे, लेकिन इसको मतलब लोकप्रिय करने वाले जो थे अब्राहम लिंकन थे, ठीक है ना दोस्तों? तो ये बात याद रखिएगा, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना? असंगत का मिलान करना है दोस्तों, क्या करना है? असंगत का मिलान करना है, ठीक है ना?
तो दोस्तों आपका क्या बोलते हैं, पेरेटो का परिसंचरण का सिद्धांत बिल्कुल सही है, जैसा कि आप लोगों ने ये पहले ही समझ लिया है क्या है, ठीक है ना। रॉबर्ट मिशेल्स अल्पतंत्र का लोह नियम देते हैं, क्या देते हैं, अल्पतंत्र का लोह नियम देते हैं। ये क्या कहता है, अल्पतंत्र का लोह नियम क्या है कि भाई इसमें क्या होता है कि लोकतंत्र में अभिजन वर्ग दलों के माध्यम से संगठित हो जाते हैं, क्या होते हैं, संगठित हो जाते हैं और अपने आप को शासन में बनाए रखते हैं। यही क्या होता है, अल्पतंत्र का लोह नियम होता है। मतलब जो दल में दल में जो लोग होते हैं वो कितने होते हैं, बहुत थोड़े से होते हैं, और एक तरफ पब्लिक बहुत बड़ी होती है, लेकिन फिर भी वो इतने उनके पास वो एक लोहे की तरह सख्त हो जाते हैं, उनके पास ऐसे नियम कानून होते हैं, तो वो उसका फ़ायदा उठा के वो उठाते हैं, और वो क्या होता है, इसी को ही क्या कहते हैं, आपका अल्पतंत्र का लोह नियम कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद पेरेटो का परिसंचरण का सिद्धांत हमने पढ़ लिया, और गैसेट का क्या है, मास माइंड थ्योरी है दोस्तों, क्या है, मास माइंड थ्योरी है गैसेट का। अब ये गैसेट का मास माइंड थ्योरी क्या है कि भाई क्या होता है, अभिजन वर्ग जो होता है ना, वो कहते हैं कि अभिजन वर्ग जो होता है वो मेहनती होता है, सक्रिय होता है, ठीक है ना। और जो आम जनता होती है वो क्या होती है, वो क्या होती है, बुद्धू होती है, आलसी होती है, निकम्मी होती है, ठीक है ना। गैसेट क्या कहते हैं कि भाई अभिजन वर्ग क्या होता है, पढ़ा लिखा शिक्षित मेहनती होता है, ठीक है ना, और एक्टिव होता है, सक्रिय होता है। लेकिन जो आम जनता होती है वो क्या होती है, आलसी होती है, दब्बू होती है, ठीक है ना। और इसी वजह से क्या होता है कि आपका सक्रिय और मेहनती होने के कारण ही अभिजन वर्ग सत्ता में बना रहता है और आम जनता को सत्ता से दूर रखता है, ऐसा कहते हैं गैसेट, ठीक है। उसके बाद मोस्का का लोह तंत्र का नियम आ जाता है। तो ये मोस्का ने लोकतंत्र का लोहा नियम नहीं दिया है दोस्तों, ठीक है ना। मोस्का ने लोकतंत्र का लोहा नियम नहीं दिया है मोस्का ने, ठीक है ना। तो सॉरी, मोस्का ने आपका जो मोस्का जो क्या कहते हैं, मोस्का कहते हैं कि भाई मोस्का जो है वो क्या कहते हैं कि भाई जो ये जो अभिजन वर्ग होता है ये अल्पसंख्यक होता है, मतलब इनकी संख्या बहुत कम होती है, और इसी 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 कारण से वो आसानी से संगठित हो जाते हैं। लेकिन जो जनता होती है ना वो बहुसंख्यक होती है और वो संगठित नहीं हो पाती है, क्योंकि संगठन में और वो इसी आधार पर कहते हैं कि संगठन में शक्ति होती है। इसी वजह से अभिजन वर्ग आसानी से संगठित होकर शासन का संचालन करता है और आम जनता को शासन से बहुत दूर रखता है दोस्तों, ये कहते हैं मोस्का, ठीक है ना। तो मोस्का ने आपका अल्पतंत्र का लोहा नियम नहीं दिया है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये आपका आपका डी जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। रॉबर्ट मिशेल्स ने अल्पतंत्र का लोहा नियम दिया है, ठीक है ना दोस्तों। किसने दिया है, अल्पतंत्र का लोहा नियम किसने दिया है, अपना रॉबर्ट मिशेल्स ने दिया है। अब एक और बात है याद रखना, लोकतंत्र का लोहा नियम फिर दिया किसने है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये लोकतंत्र का लोहा नियम फिर दिया किसने है, तो ये अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये किसने दिया है लोकतंत्र का लोहा नियम। तो ये थॉमस डाई जिगलर एक विद्वान है, उन्होंने दिया है, ठीक है ना। क्या दिया है, थॉमस डाई जिगलर, और वो कहते क्या है दोस्तों कि लोकतंत्र की स्थापना अभिजन वर्ग करता है। कौन करता है, लोकतंत्र की स्थापना अभिजन वर्ग करता है, और लोकतंत्र को बनाए रखने का कार्य भी कौन करता है, अभिजन वर्ग करता है, ठीक है ना। और वो ये कहते हैं कि भाई जैसे ही जनता क्या बोलते हैं शासन में सहभागिता की मांग करती है, ठीक है ना, शासन में आना चाहती है, वैसे ही अभिजन वर्ग क्या करता है, क्रांति करके लोकतंत्र को समाप्त कर देता है। क्या करता है, अभिजन वर्ग लोकतंत्र करके क्रांति करके लोकतंत्र को समाप्त कर देता है, अगर जनता शासन में भागीदारी की मांग करती है, ठीक है ना। तो यही है कि भाई लोकतंत्र तभी तक बना रहता है जब तक जनता शासन से दूर रहती है, ठीक है ना। ये कौन कहते हैं, ये आपके कहते हैं थॉमस डाई जिगलर। तो ये नाम आपने अगर सुना है तो नोट कर लेना, ठीक है ना, ये मिलते जुलते हैं। और उसके बाद क्या बोलते हैं, अल्पतंत्र का लॉ नियम मिशेल्स ने दिया, आयरन लॉ ऑफ वेज किसने दिया, तो ये लासाल ने दिया है, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा टाइम कम हो रहा है, 7 मिनट में, टाइम तो भी काफ़ी है, कोई नहीं। भारत भारत लोकतंत्र की कौन सी लहर में आपका स्वतंत्र हुआ, ठीक है ना दोस्तों। प्रथम लहर, द्वितीय लहर या तृतीय लहर, कौन सी लहर, ठीक है ना। तो यहाँ यहाँ से मतलब कई बार हमको लगता है कि वही कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन कई बार वो भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो मैंने इसको भी थोड़ा सा रखा है कि ताकि आपको ना ये पूरा का पूरा इसमें नॉलेज रहे कि भाई ये आखिर ये लहर वाला है क्या, कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है ना। तो दोस्तों प्रथम लहर में जो आज़ाद हुए थे वो देश हुए थे वो ज़्यादातर पश्चिमी यूरोप के देश हुए थे, ठीक है ना। तो उसके अंदर आप
और जो द्वितीय लहर के अंदर आज़ाद हुए थे वो क्या बोलते हैं आपका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो देश आज़ाद हुए द्वितीय लहर में हुए, और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद जो देश स्वतंत्र हुए वो तृतीय लहर की में स्वतंत्र हुए। तो प्रथम लहर में जो यूरोपीय देश थे, ठीक है ना, जिनको आप विकसित देश भी कह सकते हो, ठीक है ना, क्या कह सकते हो, विकसित देश भी कह सकते हो। हालांकि कुछ देश इसके अपवाद हैं, ठीक है ना, कि वो द्वितीय लहर में आज़ाद हुए लेकिन फिर भी वो विकसित हैं। लेकिन मोस्टली अगर आप देखोगे तो प्रथम लहर में जो आज़ाद हुए वो क्या थे कि वो विकसित देश थे, और ज़्यादातर पश्चिमी यूरोप के देश थे, ठीक है ना। और द्वितीय लहर में क्या हुए, आपके जो आपका सेकेंड वॉर के बाद जो आज़ाद हुए द्वितीय में आज़ाद हुए, ठीक है ना। तो भारत कब आज़ाद हुआ, वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज़ाद हुआ। तो आप इसको क्या, द्वितीय लहर में स्वतंत्र हुआ भारत, ठीक है ना। तो ये बात याद रख लेना, ठीक है ना। आपसे अगर पूछ भी ले तो अब आप बता पाएंगे, ठीक है ना। शासन की आलोचना निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है, ठीक है ना। तो भाई शासन की आलोचना करना ना सहभागी लोकतंत्र की विशेषता होगी। क्या होगी, सहभागी लोकतंत्र की विशेषता होगी ये शासन की आलोचना करना, ठीक है ना। विमर्शी लोकतंत्र में बिल्कुल मत जाना, ठीक है ना। विमर्शी लोकतंत्र में क्या बोलते हैं, जनता को विचारों विचारों को मतलब नहीं 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 नहीं, विमर्शी लोकतंत्र होगा, सॉरी सॉरी दोस्तों। हाँ, क्या होगा कि भाई विमर्शी लोकतंत्र का जो सिद्धांत है उसमें क्या होता है, आम जनता को विचार विमर्श करने की छूट होती है और शासन की आलोचना करने का अधिकार होता है, ठीक है ना। क्या होता है, अधिकार होता है, ठीक है ना। और इसके समर्थक हैं डेविड मिलर और ट्राइस्के हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना कि विमर्शी लोकतंत्र में है उसमें क्या है कि जनता को आपका आलोचना करने का अधिकार होता है, ठीक है ना, विमर्शी लोकतंत्र में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथ में। सॉरी थोड़ा सा कभी कभार हो जाता है कन्फ्यूजन मेरे को भी, ठीक है। मैं भी आप लोगों की तरह एक कोशिश करता रहता हूँ कि खुद को कितना बेहतर बना सकूँ, ठीक है। निम्न में से कौन सी परंपरागत लोकतंत्र के सिद्धांत की विशेषता नहीं है, ठीक है ना। तो यह योग्यता पे बल देती है, बिल्कुल सही बात है। परंपरागत सिद्धांत जो है वो योग्यता पे बल देता है, ठीक है ना। हमें यहाँ पे देखना है नहीं, ये बात ये वर्ड याद रखना दोस्तों, ठीक है ना। आपको जब भी एग्जाम देना है तो क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। कई बात होता है निम्न में से कौन सी परंपरागत लोकतंत्र के सिद्धांत की विशेषता, बस आप इतना पढ़ा और आप ठग से देते हो यार ये योग्यता पे बल देता है उस पे देता है। नहीं, आपको ये एंड वाले जो है ना ये दो तीन बातें, विशेषता नहीं है विशेषता है, इसको जरूर गौर से पढ़ना है, ठीक है ना। जब शुरू शुरू में मैं एग्जाम देने गया था तो मेरे यहीं से कुछ क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन तो इसी वजह से गलत हो गए कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये योग्यता पे बल देता है, बिल्कुल सही बात है। परंपरागत लोकतंत्र योग्यता पे बल देता है, ठीक है ना। ये सामाजिक आर्थिक अधिकारों का समर्थन करता है। नहीं दोस्तों, ये सामाजिक आर्थिक अधिकारों का नहीं, ये राजनीतिक और आपका कानूनी और नागरिक अधिकारों का समर्थन करता है, ठीक है ना। ये सामाजिक आर्थिक अधिकारों का समर्थन नहीं करता है। ये पूंजीवादी लोकतंत्र का समर्थन करता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ये राज्य के कार्य को सीमित रखना चाहता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि परंपरागत लोकतंत्र जो है उदार लोकतंत्र से संबंधित है, उदारवाद से संबंधित है। और जहाँ उदारवाद होगा वह योग्यता पर बल देगा, वो प्रतियोगिता पे बल देगा, ठीक है। वो पूंजीवाद का समर्थन करेगा, वो राज्य के कार्य को कम करेगा दोस्तों, ठीक है ना। वो किस पे बल नहीं देगा, वो सामाजिक आर्थिक अधिकारों का पर बल नहीं देगा, वो असमानता पर बल नहीं देगा, वो आरक्षण का विरोध कर आरक्षण का समर्थन करेगा साथियों, ठीक है ना। तो ये 10 क्वेश्चंस मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। एक बार देख लेते हैं दोस्तों रिजल्ट क्या है मेरा। कई भी मैं भी आप लोगों की तरह सीखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि भाई अपने आप को कितना बेहतर कर सकता हूँ। तो दोस्तों इसमें से एक हुआ है गलत। अब ये एक कौन सा हुआ है गलत इसको देखते हैं। विमर्शी लोकतंत्र, इसका होगा सहभागी लोकतंत्र। आई थिंक कि मुझे इसमें पहले ही कंफ्यूजन हो रहा था, बट फिर भी एक बार चेक करते हैं भाई इसमें गड़बड़ क्या है ना। तो क्योंकि मैं तो नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से आप लोगों का भी गलत हो। ज़रा होल्ड कीजिए। सहभागी लोकतंत्र,
क्या होता है सहभागी लोकतंत्र? क्या है दोस्तों? सहभागी लोकतंत्र है जनता की प्रत्येक स्तर पे भागीदारी निश्चित करता है। क्या मतलब कि शासन में जनता की भागीदारी होनी चाहिए, ठीक है ना? क्या कहता है वो? सत्ता के विकेंद्रीकरण पे बल देता है। मतलब भाई सत्ता के विकेंद्रीकरण की, सत्ता का एक जगह केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, सत्ता बटी होनी चाहिए, ठीक है? स्थानीय स्वशासन पे बल देता है, ठीक है ना? बिल्कुल सही बात है भाई। स्थानीय स्वशासन जैसे ग्राम पंचायत और आपका नगर निगम हो गया, ये हमारे स्थानीय स्वशासन है, इन पे बल देता है। निम्न वर्ग के उत्थान पे बल देता है, तो बिल्कुल सही बात है भाई। ये जो नीचे वाला वर्ग है ना, दबा हुआ वर्ग है, उसके उत्थान पे भी बल देता है कि भाई वो भी आएँ और शासन में भागीदारी करें, ठीक है ना? महिला सशक्तिकरण का पर बल देता है, तो बिल्कुल सही बात है, महिला सशक्तिकरण पे बल देता है। सूचना के अधिकार पर बल देता है, तो हाँ जी, ये आपका आरटीआई जो है वो सहभागी लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो दोस्तों ये मेरे से हो गया है गलत, मैंने इस पे लगा दिया है गलत टिक। ये विमर्शी लोकतंत्र ही होगा, ठीक है ना? क्या होगा? ये विमर्शी लोकतंत्र ही होगा। तो आप लोग इसको वो कर लीजिएगा, राइट कर लीजिएगा। मैंने अभी इसको चेक कर लिया, ये नहीं है, ठीक है ना? ये विमर्शी लोकतंत्र का हिस्सा है। विमर्शी लोकतंत्र के अंदर भी क्या है भाई, आम जनता को विचार विमर्श करने की छूट होनी चाहिए। और विचार विमर्श में क्या होता है दोस्तों, आप किसी की अच्छाई भी कर सकते हो, किसी की बुराई भी कर सकते हो, है ना? विचार विमर्श, ठीक है ना? और तो वो क्या कहता है, जेएस मिल क्या कहता है इसी बारे में? तो कहता है विचारों की असीमित स्वतंत्रता का समर्थन करता है, ठीक है ना? कि भाई आपको अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है, चाहे बेशक 100 में से 99 लोगों का मत अलग हो, एक आदमी का मत अलग हो, फिर भी एक आदमी के मत को महत्व दिया जाता है। क्यों दिया जाता है दोस्तों? कि हो सकता है कि आज वर्तमान में उसके विचारों का महत्व नहीं है, लेकिन भविष्य में हो सकता है उसके विचारों का महत्व हो, ठीक है ना? अब भाई सारी चीज़ें एक जैसी नहीं रहती हैं, स्थिति चेंज होती रहती है, उस हिसाब से विचार भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना? कि भाई आज से 50 साल पहले सॉरी, आज से अगर आप सैकड़ों साल पहले चले जाओगे, तो उस समय क्या बोलते हैं, आपका जो औरतों के संग होता था उसे सही बताया जाता था। उस समय किसी ने आलोचना की होगी, तो उस समय उसको उसकी बुराई की गई होगी, लेकिन आज के युग में आज सैकड़ों साल बाद वही चीज़ होती है, तो वो उसकी बुराई की जाती है, उसकी आलोचना की जाती है। तो यही चीज़ है कि भाई किसी एक का विचार कभी अलग हो सकता है, लेकिन भविष्य में क्या हो सकता है, वो लाभदायक हो सकता है। और नंबर 2, अगर अगर विचार बार-बार आपस में टकराएँगे, तो उससे क्या होगा कि सत्य और बढ़िया निखर के सामने आएगा, ठीक है ना? सत्य के जो गलत अंश होंगे ना, जो असत्य अंश होंगे, वो हट जाएँगे और सत्य और अच्छी तरह से निखर के सामने आ जाएगा, ठीक है ना? तो ये है इसका जो सही उत्तर है, विमर्शी लोकतंत्र का सिद्धांत ही है दोस्तों। आप लोग इस लोगों को इसको करेक्ट कर लेना, और जो मेरे से भूल हुई है, मेरे से जो गलती हुई है, उसके लिए आप लोगों से मैं क्षमा माँगता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों के मेरे खुद मैं जो हूँ, मैं आप लोगों को भी पढ़ाता हूँ, खुद भी पढ़ता हूँ, और आपका अपना ऑफिस का भी काम करता हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि दिमाग में 2-3 चीज़ें चलती रहती हैं, तो उससे आपका कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो उसके लिए मैं आप सब लोगों से माफ़ी माँगूँगा, और अभी मैं आपको अभी जो ये क्लास है यहीं पे समाप्त करूँगा। तो अभी के लिए आपका जय हिंद। लेकिन अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मेरे टेलीग्राम पे जुड़िए, मैं आपको ऐसे ही बढ़िया-बढ़िया कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस बनाऊँगा, और फिर आप लोगों को उसको एक्सप्लेन भी करूँगा इसी तरह से, ठीक है ना? तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय-बाय।